नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का तीसरा अध्याय सेनापति। अब इस वीडियो में इस पाठ का पहला पार्ट होगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कवि का परिचय, जो कि संक्षिप्त आपके आता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम उनका पढ़ेंगे। संक्षिप्त परिचय पूछा जाता है किसी भी एक कवि का या एक इनका पूछा जाता है, लेखक का परिचय पूछा जाता है, जो कि आपके 4 अंक का आता है। तो उनका परिचय और इनके द्वारा लिखे गए 4 पद इसमें दिए गए, जिसमें से हम पढ़ेंगे 3 पदों की सप्रसंग व्याख्या और इनसे संबंधित किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कवि सेनापति को। ये इनका मूल या वास्तविक नाम नहीं है, ये इनकी उपाधि है। इनका वास्तविक नाम अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। खैर, आइए बढ़ते हैं। इनका जीवन परिचय दे रखा है। देखिए कि सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 विक्रम संवत में हुआ था। इनके पिता का नाम था गंगाधर और पितामह यानी दादा का नाम था परशुराम दीक्षित। इनके विद्या गुरु थे हीरामणि दीक्षित। वो बहुत ही आत्मविश्वासी थे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर क्या कहा है कि सेनापति वही है जो सीतापति अर्थात प्रभु राम के प्रति इन्होंने अपनी भक्ति को उजागर किया है। कि प्रसाद जाकी यानी जिनके प्रसाद में जिनकी छवि दिखती है वो ही सेनापति है। और उन सेनापति को सब कवि यानी कान लगाकर सुनते हैं। कविताएं, जिनकी कविताओं को सभी कवि कान देकर प्रभु राम के महल में जिनको सुनते हैं वो ही सेनापति हैं। उन्होंने अपने बारे में इस तरीके से अपना परिचय दिया है। तो जब आपके पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको इनको जन्म से संबंधित यदि माता पिता का नाम दे रखा होता है तो वो लिखना होता है। और वहीं आपको शुरुआत करनी होती है तो उसके लिए ऐसे करते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी, या हिंदी के कवि जगत में या हिंदी में रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन से किस काल के कवि हैं वो अच्छे से दे रखा होता था, हमें उसके अनुसार ही लिखना होता है। ये अब आगे देखते हैं कि ये रीतिकाल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनका सेनापति क्या है, इनका उपनाम या उपाधि है, लेकिन अभी तक इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि नाम नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इनकी रचनाओं ने इनकी उपाधि को ही इनका नाम बता दिया है। इन्होंने इनकी काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से उस युग के कवियों में सेनापति की भांति ही थे। सेनापति राम के प्रमुख भक्त यानी राम भक्त थे। श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सिद्ध हस्त थे वो। किसी कवि का उन्होंने अनुसरण नहीं किया है। रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतिकाल यानी जब वो दरबारी कवि होते हैं किसी के, और जिस दरबार में वो रहते थे राजा के प्रति, तो उन राजा के आपको उनके श्रृंगार से नक से लेकर शिक तक का उनके जो सौंदर्य का वर्णन होता है वो वर्णन करते हैं। और क्या करेंगे, वो उनकी वीरता का, पराक्रम का बखान जितना हो सकता है अतिशयोक्तिपूर्ण यानी हद से ज़्यादा वर्णन करना, इस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन इनकी रचनाएं थोड़ी अलग देखने को मिलेगी। इन्होंने प्रकृति वर्णन किया है, ठीक है, यानी श्रृंगार को छोड़कर इन्होंने प्रकृति को अपनाया है, जो कि रीतिकाल के कवियों में किसी और ने नहीं किया था, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं हैं प्रमुख रूप से। कौन सी? काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, जो कि आपको इनका जब आप जीवन परिचय करो तो जीवन परिचय में जीवन से संबंधित, फिर साहित्य में लिखने के लिए तो कौन से काल के कवि थे, कौन सी रचनाएं थी, कैसे व्याकरण के कौन कौन से बिंदु आते हैं उसके अंदर, वो साहित्य परिचय के अनुसार लिखे जाते हैं।
जो काव्य कल्पद्रुम जो कि अभी तक अप्राप्य है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा, इसलिए इतना मिला नहीं है। इनके कवित्व में, कवित क्या है? छंद है। कवित एक प्रकार का छंद है। अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। मूलतः इनकी भाषा कौन सी है? आगे देखो, ब्रज भाषा है इनकी, ठीक है। अलंकारों का प्रयोग इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, कहीं पे उपमा अलंकार भी देखने को मिलता है, ठीक है। और इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है, तो जहाँ के प्रकृति को यदि एक साधारण नायिका की भांति या राजा की भांति प्रस्तुत करते हैं तो भी वहाँ पे कौन सा रस आ जाता है? ये श्रृंगार रस में, ठीक है। कहीं कहीं इन्होंने साधारण शब्द भी है, इनके जो भी आत्मा है उनको सैनिक की भांति सशक्त बना दिया है। फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता देखने को मिलेगी। यदि प्रकृति का वर्णन इन्होंने सीधे सीधे सरल शब्दों में किया है तो प्रसाद गुण आता है। जब आपको अर्थ समझने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता तो वहाँ होता है प्रसाद गुण। और ओज गुण होता है कि जिन रचनाओं को पढ़कर आपके अंदर जैसे देशभक्ति, वीर, साहसी, इसका संचार होने लगता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, जैसे अपने हाथों के बाल, जब अपन कोई देशभक्ति से ओतप्रोत वीरता का पराक्रम जिससे ऐसे सुनकर अपने को उत्साह का संचार होता है तो उसको ओज गुण कहा जाता है। परिमार्जित भाषा यानी शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा बनावटी नहीं है, शुद्ध भाषा का प्रयोग। और भाव गांभीर्य यानी जो इनके रचना जब आप पढ़ेंगे तो उसके भाव आपको भीतर तक छू जाते हैं। उनके काव्य की विशेषता है जो प्रस्तुत पर दिया गया है, हमने जो कविता दी गई है, जो कवित दिए गए हैं वो क्या है? ऋतु वर्णन किया है उन्होंने। किसका वर्णन किया है? ऋतु का वर्णन यानी प्रकृति का वर्णन। प्रौढ़ एवं प्रांजल का नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादान एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण अलंकार किया है। पूरा परिदृश्य यानी वसंत को राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना है। रंगीन उपवन को सुगंधमय बनाया है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान करते हुए बताया है। और शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि को उत्पन्न, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। इस तरह भीषण गर्मी के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। यानी नैनों में भी एक नेत्र एक जगह ठहर जाते हैं। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए कैसा होता है? एक उत्सव की भांति होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। जब हम पढ़ेंगे तब हमें भी ऐसा ही लगेगा। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है कि इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित यानी हरा दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक लगती है। सूरज का तेवर निस्तेज हो गया है। सर्दियों में सूरज पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है। अलाव की आग को घेर कर बैठा जन समुदाय ठिठुर रहा है। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन सेनापति को काल जयी छवि बनाता है। तो किस तरीके से बनाता है, आइए हम पढ़ के देखते हैं। हम पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखित पद, किस प्रकार इन्होंने ऋतु का वर्णन किया है और किस तरीके से इन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। तो हम इसका समझ लेते हैं, इसका प्रसंग। इसका प्रसंग क्या होगा? जैसे आता है ना, व्याख्या आती है आपके 6 अंक की व्याख्या आती है और उस व्याख्या में आपको 6 अंक निर्धारित किए गए हैं इसके। तो उसका प्रसंग पूछा जाता है। तो प्रसंग में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के 3रे अध्याय सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से अवतरित है, उद्धृत है या संकलित है। इसमें कवि ने किसका? ऋतुराज वसंत का सुंदर
एवं सजीव चित्रण किया है, चित्रण किया है या वर्णन किया है। ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका प्रसंग। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो हमने अभी पढ़ा है इनके परिचय में कि इनकी मूलतः भाषा कौन सी है, ब्रिज भाषा। कौन सी है, ब्रिज भाषा में इसका वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, प्रकृति वर्णन, यानी ऋतुओं का वर्णन किया, तो ऋतु प्रकृति में ही आती हैं, प्रकृति वर्णन किया है। और किस में, कौन सी शैली को, इनकी मूलतः शैली है वर्णनात्मक, शब्दों का साथ में चित्रांकन किया है तो चित्रात्मक। ठीक है, और अलंकारिक, कहीं कहीं इन्होंने अलंकार की अनुसरण किया ना, अलंकार का प्रयोग करते हुए करना, तो अलंकारिक शैली। ये कुछ बिंदु हैं इसके ऐसे, तो आपको ध्यान में रखने हैं। और मूलतः इन्होंने प्रसाद गुण को अपनाया है। 3 प्रकार के गुण माने जाते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। तो प्रसाद गुण, जहाँ कहीं प्रकृति का वर्णन होता है तो वहाँ प्रसाद गुण होता है, और कहीं कहीं माधुर्य गुण भी लिखा जाता है। जब ये श्रृंगार इनका वर्णन किया जाए तो वहाँ पे माधुर्य गुण भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। अलंकार, इस पद में जो अलंकार प्रयोग हुए हैं वो है आपके रूपक अलंकार है, यानी वसंत ऋतु को राजा के रूप में वर्णन किया है, इसलिए रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो दरबारी चित्रांकन के शब्द होते हैं, दरबारी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा के शब्दों का प्रयोग वो भी लिख सकते हो आप, तो दरबारी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि जब ऋतु के राजा वसंत आते हैं, तो वसंत ऋतु जब आती है तो वो राजा के समान आती हैं। कैसे कि भी जिस प्रकार एक राजा आता है तो वो जब आता है तो उसके स्वागत में किस तरीके की तैयारियां की जाती हैं, और वो साथ में किस तरीके से पूरे अपने दल के साथ आता है और कैसा वातावरण हो जाता है, तो वो सारा अपने को इस पद में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये छंद है, कौन सा छंद है, अपने कवित्व छंद। कौन सा छंद है, कवित्व छंद। तो आइए देखते हैं कि वर्ण यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, फूलों यानी फूलों से भर गए हैं, फूलों से भरना। तरह तरह के यानी भिन्न भिन्न, वर्ण तरु फूले, उपवन वन यानी उपवन यानी बगीचे, और वन बगीचे किससे भर गए हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्षों जो कि फूलों से भर गए हैं। यानी वन और उपवन में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष थे, अब उन वृक्षों पे वो वृक्ष किससे भर गए हैं, फूलों से भर गए, उन पे फूल पत्ते नए नए आ गए हैं, तो उन फूलों से भर गए हैं। उनके साथ पूरा यानी एक राजा के साथ राज समा जाता है, तो उसी प्रकार यानी वसंत ऋतु आते ही वनों और उपवनों में अलग अलग रंगों वाले वृक्ष फूलों से सज गए हैं। और ये जो फूलों से सजने वाले जो वृक्ष है ना, ये क्या है, सोई यानी वही चतुरंग, यानी ये राजा की सेना के चारों अंग, राजा की सेना के चारों अंग। अब राजा की सेना के चारों अंग कौन से होते हैं, हाथी, घोड़ा, तीसरा रथ, और चौथा होता है पैदल सैनिक। तो ये सारे जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, बैल हैं, ये सब जो भी
वन में आपको दिखाई देते हैं, बगीचों में दिखाई देते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे सेना की, राजा की सेना के चारों अंग यही हैं। चारों अंग यानी दल यानी सेना को, ये राजा अपनी सेना के चारों अंगों को साथ में लयतु यानी साथ लिए हुए हैं। राजा आया तो किसके साथ आया है, अपनी सेना के चारों अंगों को साथ में लिए हुए आया है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के फूल चारों तरफ सज गए हैं। ये क्या है, राजा की चतुरंगिणी सेना। कौन से वृक्ष, ये फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं जो, ठीक है। फिर आगे दिया है कि बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल हैं। ये जो कोयल गा रही है, कोकिल यानी कोयल, बोलत यानी गाना, कोयल का गाना, कोयल का गाना किसके समान है, कोयल का कूकना या गाना राजा वसंत के गुण गायकों द्वारा। बंदी का अर्थ होता है यशोगान करने वाले या गुणगान करने वाले। राजा के दरबार में होता है गुणगान करने वाले। जिमी यानी जिस प्रकार, जिस प्रकार। बिरद का अर्थ होता है यश, बिरद का अर्थ होता है यश गान करने वाले, ठीक है। तो ये भी क्या है, वर्णन। यानी जो ये कोयल गा रही है, कोयल का कूकना, कोयल का गाना ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार राजा के आने पर जो बंदीजन होते हैं गुणगान करते हैं, यानी जो गुणगान करने वाले राजा के यश का वर्णन करने लगते हैं, तो ये कोयल भी क्या कर रही है, राजा के यश का वर्णन कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गैयतु है। ये जो भोरों का गुंजार करना, मधुप यानी भोरा, भोरों का गुंजार करना, भोरा गूं करते हुए ऐसे घूमता है, गूंजता है। तो जो भोरों का गुंजार है ना, ये क्या है, संगीतकारों के भांति। जैसे संगीतकार होते हैं, कौन, संगीतकार क्या करते हैं, गान करते हैं। क्या करते हैं, गान करते हैं, मन बहलाने के लिए, राजा का मन बहलाने के लिए संगीतकार जो गान करते हैं। तो ये भोरों का गुंजार करना क्या है, इनके गुण को, गुणों को, गुण गैयतु है, यानी ये ग्रहण कर रहे हैं। किसके, संगीतकारों के गाने की परंपरा को ग्रहण कर रहे हैं। आवे आस पास पूहपन की सुवास सोई। और जब वन उपवन फूलों से भर गए हैं, तो इन फूलों से क्या हो रही है, आवे यानी आ रही है। क्या आ रही है, आस पास यानी चारों तरफ, पूहपन पुष्पों की या फूलों की, सुवास सुगंध, सोई छाई हुई, छाना, छाई हुई या छाना, ठीक है। चारों ओर किसकी सुगंध आ रही है, फूलों की सुगंध आ रही है, ठीक है। सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। और सोने में सुगंध होने की बात को ये क्या कर रहा है, माज यानी बीच में, सने रहियतु है, नी सने रहियतु है, यानी जो सुगंध, ये जो सुगंध आ रही है ना, ये कैसी सुगंध है, इस सुगंध में सोने की खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सुगंध में क्या है, सोना है। तो इस बीच में, इस सुगंध में सोने का होना भी इस बात को, रहियतु यानी होना, सने यानी बीच में, किस में, खुशबू में, किसका होना, सुगंध, सोने का होना, यानी सोने में सुगंध होने की बात को क्या कर रहा है, आज ये इस बात को प्रत्यक्ष कर रहा है। जब किसान अपनी लहलहाती सेना क्या, सॉरी, फसल को देखता है ना, तो उस फसल में उसको सोने की अनुभूति होने लगती है। सोना कौन सा, आभूषण सोना, वो, ठीक है। यानी आज चारों ओर क्या छाई हुई है, सुंदरता ही सुंदरता
छाई हुई है। शोभा को समाज, ये सारी शोभा को समाज, ये सारे कौन से समाज की शोभा है? सेनापति कह रहे हैं, कवि सेनापति, सुख साज आज सारे प्राणी सुखी हो रहे हैं। इन सारे साधनों को देखकर क्या हो रहे हैं? आनंदमय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आवत बसंत ऋतुराज कहियतु हैं। ये सब किसके लिए? ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु के आगमन में, उनके ये सभी उनके आने के उपलक्ष्य में सारा हो रहा है। उनके उपलक्ष्य में ये सारा हो रहा है, यानी वसंत ऋतु के आने पर ही चारों तरफ इस तरीके का वातावरण छा गया है। जो बारिश होने के बाद में कीचड़ वगैरह था या आसमान ऐसे बादलों से भरा रहता था, आज वो साफ हो गया है, स्वच्छ हो गया है, वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है। भीनी भीनी फूलों की खुशबू आ रही है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये सब कब देखने को मिलता है? वसंत ऋतु के आने पर ही। और वसंत पंचमी को ही हम सरस्वती माँ की पूजा आराधना भी करते हैं, क्योंकि उस दिन उनका जन्म माना जाता है। तो सही अर्थों में देखा जाए तो वसंत ऋतु में ना सर्दी होती है, ना तपाने वाली भीषण गर्मी होती है, और ना ही बारिश से सने कीचड़ या मच्छरों की भरमार, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वसंत ऋतु आती है तब चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है, वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू छा जाती है। तो इस तरीके से वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा बताया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? और जब आप विशेष करो तो इस छंद की भाषा कैसी है? छंद की भाषा सरल, सहज, साहित्यिक, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रकृति वर्णन का, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, शब्दांकन किया गया है या सजीव चित्रण किया गया है। शैली कैसी हो जाएगी कि चित्रात्मक शैली है, अलंकारिक शैली है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, और किसमें? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सांग रूपक यानी पूरे में यानी राजा के रूप में किसको बताया है? वसंत ऋतु को एक राजा के रूप में बताया है, सॉरी। तो यहाँ पे इस पूरे में रूपक अलंकार है, और अनुप्रास तो है ही है, बरन अनुप्रास भी है बरन बरन में, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही है। जब शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ समान होते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। आगे ये पद आपको समझ में? आइए अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगला पद क्या कह रहा है? अगले पद ने वर्णन किया है, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इसके दो अर्थ लिए जाएंगे। अब श्लेष अलंकार है तो सभी लगभग के सभी के दो अर्थ लिए जाएंगे। इसमें दो ऋतुओं का साथ में वर्णन किया है। किसका? 2 ऋतुओं का साथ में वर्णन। और ये कौन कर पाया है? कवि सेनापति ही कर पाए हैं। ना तो इससे पहले किसी कवि ने ऐसा किया है, और ना ही शायद आगे कोई कर पाएंगे। यानी दोनों ऋतुओं को एक साथ प्रस्तुत करना। कौन सी ऋतुओं को? चलो प्रसंग से समझ लेते हैं, इसका प्रसंग क्या होगा। प्रसंग से आपको क्या होगा कि अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या दिया गया है, कौन कौन सी 2 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस छंद में कवि ने ग्रीष्म यानी गर्मी, ग्रीष्म ऋतु को अपनी कल्पनाओं से, ऋतु को अपनी कल्पनाओं से वर्षा ऋतु के रूप में प्रस्तुत किया है या वर्णन किया है, प्रस्तुत किया है। तो देखिए कहाँ तो गर्मी, तपाने वाली गर्मी, और कहाँ शीतलता देने वाली वर्षा। अब इसका साथ में कैसे वर्णन किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसको गर्मी के संदर्भ में, ठीक है, यानी ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में।
तो लगभग शब्दों के आपको दो दो अर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब दो दो अर्थ कैसे देखने को मिलेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखो, क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, इसका तो एक ही अर्थ है पृथ्वी। अंबर का भी एक ही लिया हुआ है, आकाश, पृथ्वी से लेकर आकाश तक। जले, अब जले के यहाँ दो अर्थ लिए जाएंगे। एक जले का अर्थ होता है तपना, जल रहा है, और दूसरा अर्थ लिया है कि जल ही जल है, जल ही जल है। ठीक है, चारी ओर छोर यानी चारों तरफ, दूर दूर तक जिधर दृष्टि जाती है वहां तक। तिन, तिन यानी घास। अब तरबर, तरबर यानी वृक्ष। सब ही को रूप हरियो है के दो अर्थ लिए गए हैं। एक अर्थ है हर लिया है और दूसरा अर्थ है हरे रंग का होना, हरे रंग का होना। अब किसका किस संदर्भ में लेंगे हम व्याख्या करते समय देखा देंगे, बता देंगे आपको। ठीक है, फिर है महाजर, महाजर यानी जड़ी लगना, जड़ी, वृक्षा की जड़ी, वर्षा की जड़ी। भादव, ज्योति का ज्योति, भादव महीना है, भाद्रपद महीना। एक में तो लिया है भाद्रपद महीना, वर्षा का महीना होता है। भाद्रपद का महीना जो श्रावण मास के बाद आता है, किसके बाद आता है? श्रावण मास के अपने हिंदू महीने होते हैं ये। एक तो लिया गया है भाद्रपद का महीना और दूसरा लिया है जंगल की आग, जंगल की आग। ठीक है, होती चले। जलद, जलद के अब यहाँ पे लिए गए हैं आपके दो अर्थ लिए गए हैं। जलद का अर्थ एक तो होता है बादल और दूसरे में इस पवन के साथ में लेके तपती हुई वायु, तपती हुई वायु। तन सेक रही, सेक का अर्थ होता है, दो अर्थ लिए हैं। एक तो होता है सेकना यानी तपाना और दूसरा अर्थ होता है स्पर्श कराना, सुखदायी स्पर्श। मानो यानी मानो, कल्पना की है यहाँ पे ऐसी, तो ठीक है। और पर्यो है यानी पढ़ना। दारुण, दारुण का अर्थ होता है काट की, कष्टदायक, भयंकर होता ना वो। ठीक है, तरणी के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है नाव और दूसरा अर्थ है सूर्य, तारने वाला सबको, सूर्य। ठीक है, तरे यानी नीचे। नदी सुख पावे, सब सब सुख पा रहे हैं। सिरी, सिरी यानी ठंडी। घन छां, हर कोई घनी छां में बैठना चाहता है। घन छां एक तो बादलों की छाया, बादलों की छाया या ठंडी छाया, चाहे बोई चाहता है। चित्त दरियो है, ये दरियो है यानी धरना, धारण करना, वो धरना। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, यानी उन्होंने अपने आप की तारीफ की है। ठीक है, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, यानी गर्मी और वर्षा, ग्रीष्म विषम वर्षा, वर्षा यानी वर्षा ऋतु को सम करियो यानी समान रूप से वर्णन करना। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। ये यहाँ तक ही है। ठीक है, तो वर्णन करके देखते हैं। वर्णन में किस तरीके से बता रहे हैं आपको
तो देखते हैं, पहले हम किसके पक्ष में करेंगे? ग्रीष्म के पक्ष में। ठीक है, जब आपको अगर इस पद की आपकी व्याख्या आती है, एक सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तब आपको वहां इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, तब इसमें भाषा कौन सी है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा तो वो योगी ब्रज भाषा है और श्लेष अलंकार है। श्लेष के साथ साथ में रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। श्लेष और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। तत्सम एवं तद्भव शब्दावली। ठीक है, और यहाँ माधुर्य गुण होगा, माधुर्य गुण। ठीक है, आशा और निराशा, आशा और निराशा को साथ साथ प्रस्तुत किया है इन्होंने। आशा का और निराशा का द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग, द्विअर्थक शब्दावली, यानी इस पूरे पद की आपको क्या देखने को मिलेगी? द्विअर्थक, यानी दो अर्थों की शब्दावली, द्विअर्थक शब्दावली। इस पद का क्या है? पूरा ये विशेष है। ठीक है, तो हम पहले किसके पक्ष में करके देखेंगे? हम पहले देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में। किसके? इसका वर्णन हम ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में पहले करेंगे। अब जब गर्मी आती है तो क्या होता है कि देखिए क्षिति अंबर, यानी जब भयंकर गर्मी होती है तो देखिए क्षिति, जिधर से जहां दृष्टि जाती है, क्षिति अंबर, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक जले हैं चारी ओर छोर। छोर यानी इस छोर से लेकर उस छोर तक, यानी पृथ्वी से लेकर आकाश तक सभी चारों ओर दूर दूर तक सारे कैसे दिखाई देते हैं? जले हैं, यानी तपते हुए या जलते हुए भी दिखाई देते हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तिन तरबर, यानी इस भीषण गर्मी ने, तिन यानी तिनका घास के, तिनके को, तरबर वृक्षों को, सब ही को, यानी सब का ही रूप हरियो है, यानी सभी को झुलसा कर, उनको तपाकर उनके रूप को क्या कर दिया है? हर लिया है, यानी उनका रूप नष्ट कर दिया है। सूखे जैसे दिखाई देते हैं, नष्ट कर दिया है। फिर महाजर लागे ज्योति बादव की होती चले, यानी सूर्य की प्रचंड किरणों से शरीर को अग्नि का ताप क्या कर रहा है? पीड़ित कर रहा है। और चारों ओर क्या हो रहा है? महाजर लागे, ऐसा लग रहा है इस गर्मी की भीषण जड़ी ने, गर्मी की भीषण जड़ी ने, यानी इस ज्योति ने, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई जंगल की आग है। यानी इस आग ने क्या किया? वन और उपवन के सारे जो वृक्ष है उन सबको कैसा कर दिया है? जलाकर खाक कर दिया है। अब इस भाद्रपद यानी इस जंगल की आग की जो ज्योति आ रही है ना, वो ज्योति किसके समान लग रही है? जड़ी के समान लग रही है, जो सबको क्या कर रही है? तपा रही है, उनको पीड़ित कर रही है। ठीक है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, ऐसा लग रहा है जैसे भाद्रपद महीने में वर्षा की जड़ी लगती है, उसी प्रकार इस जंगल की आग ने, इस जंगल की आग की लपटों ने हम सबको क्या कर दिया है? पीड़ित कर दिया है, तपा दिया है। चारों ओर वन में लगी आग सा क्या हो रहा है? होती, यानी भवन की होती चले, यानी फैलता जा रहा है। जलद पवन तन सेक मानो प्रियो है, ऐसा लग रहा है कि मानो कि भयंकर सूर्य इसके बादल से, यानी तपती हुई वायु से, किससे? जलद पवन यानी तपती हुई वायु से क्या हो रहा है? शरीर की ऐसा लग रहा है कि सिकाई हो रही है। सेक होना यानी सेक करते हैं, सिकाई होना, बर्फ से भी सिकाई की जाती है और गर्मी वो गर्म नमक से उससे भी सिकाई करना, वो सेक करना, वो ऐसा लग रहा है मानो ये तपती हुई जो वायु है ये क्या कर रही है? तन यानी ये हमारे शरीर की क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है मानो ये सिकाई कर रही है। ठीक है, दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे
सब। अब इससे और क्या हो रहा है कि भयंकर रूप से, कष्टदायक रूप से इससे तपते हुए इस सूर्य के नीचे, किसके नीचे, तरणी यानी इस सूर्य के तरे यानी नीचे सब क्या कर रहे हैं, लोग किस में सुख पा रहे हैं, सारे नदी और तालाबों में जाकर ही सुख पा रहे हैं। उनको धरती पर सुख नहीं दिखाई दे रहा है, वो केवल जल में ही रह पा रहे हैं, वही सुख पा रहे हैं। ठीक है। श्री गण छाहा चाही बोई चित धरियो है, सबके चित्त में क्या धारण किया हुआ है, यानी सभी के मन में किसकी चाह धरी हुई है, किसकी चाह धरी हुई है, हर कोई सीरियन ने ठंडी घन छा यानी बादलों की ठंडी चाह, ठंडी छाया में ही बैठना, शीतल छाया में और पानी पीने की ही सबके मन को अच्छा लग रहा है, सभी यही चाहते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, यानी कवि सेनापति कहते हैं अपने आप के प्रशंसा कर रहे हैं कि जू यानी उनकी अपने आप की कविताई यानी कविता रचने की चतुराई को तो देखो, सभी कविता प्रेमी मेरी इस चतुराई को देखो कि उन्होंने ग्रीष्म यानी भयंकर विषम, ग्रीष्म विषम यानी भयंकर गर्मी, ग्रीष्म ऋतु को वर्षा यानी वर्षा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि सम करियो है, यानी ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा के समान अपनी काव्य कुशलता से बना दिया, यानी उसको वर्षा ऋतु बना दिया है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसको अगर अपन देखेंगे यानी वर्षा ऋतु के संदर्भ में देखते हैं, अभी तो अपन ने किसमें पढ़ा है इसको, ग्रीष्म के संदर्भ में। अब वर्षा ऋतु कैसे होती है, यानी देख के क्षिति, जब वर्षा होती है ना, तरबतर होते हैं हम, भीषण वर्षा हो रही होती है, तब क्या होता है कि धरती और आकाश में, धरती से लेकर आकाश तक क्या दिखाई दे रहा है, चारों ओर जले हैं, यानी जल ही जल, चारी ओर छोर, चारों ओर दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। घास तिनका तिनके से लेकर प्रत्येक वृक्षों का सबका क्या हो गया है, सभी को रूप हरियो है, यानी सभी का रूप कैसा हो गया है, हरे रंग का रूप हो गया है। कैसा हो गया कि हरे रंग का। ठीक है। वृक्षा की क्या लगी हुई है, महाजर लागे, वृक्षा की महा यानी भारी जड़ी लगी हुई है, और वो जड़ी कब लगती है, भादव की होती चले हैं, यानी भाद्रपद महीने में बिजली चमकने के प्रकाश के साथ साथ क्या हो रहा है, भयंकर जड़ी वर्षा की जड़ी हुई लग रही है। जलद पवन यानी बादलों को छूकर आती हुई जो हवा होती है, जलद पवन यानी बादलों को छूकर जो आ रही है हवा, शीतल हवा क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सेक यानी ये स्पर्श कर रही है और शरीर को बड़ा सुख दे रही है। सेक यानी वो स्पर्श करना, स्पर्श आपको यहाँ पहले ही बताया, स्पर्श यानी ठंडा स्पर्श हो रहा है, सुखदायक स्पर्श हो रहा है। दारुण तरणी सभी लोग किसमें, अब यहाँ एक तो आया कष्टदायक और दूसरा लिया है लकड़ी की, काष्ठ की, वो तो लकड़ी की दारुण तरणी यानी लकड़ी की तरणी यानी नाव में बैठकर लोग क्या कर रहे हैं, तरे यानी पार कर रहे हैं, नदी सुख पावे सब, सभी नदियों को पार कर रहे हैं और सुख प्राप्त कर रहे हैं, यानी आनंदित हो रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, नदियों में विहार कर रहे हैं, नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। सभी बादलों की श्री घन छा, सभी बादलों की ठंडी छाया में रहना चाह रहे हैं और सबके मन में क्या आए हुए हैं, वो बादल ही बादल छाए हुए हैं। देखो चतुराई सेनापति कविता की जू। अब यहाँ कह रहे हैं कवि सेनापति अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि मैंने अपनी चतुराई से, है कवि प्रेमियों, कविता प्रेमियों, देखो मैंने अपनी कविता रचने की चतुराई से क्या किया है, ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है। ठीक है।
अब इसका विशेष क्या होगा कि द्विअर्थक या द्विअर्थक शब्दावली का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा को चमत्कार पूर्ण के रूप में प्रस्तुत किया है। चमत्कार पूर्ण यानी कवि को स्वयं को अपने ऊपर भी प्रशंसा, वो अपने ऊपर भी उनको क्या हो रहा है, उनको इसका हो रहा है, आनंद हो रहा है भीतर भीतर के ऐसा चमत्कार, अद्भुत चमत्कार कैसे हो गया है। ठीक है, बाकी आपको बता दिया रूपक अलंकार है, गर्मी और वर्षा ऋतु को साथ में प्रस्तुत करने का करके सेनापति ने शब्दों पर अपना पूर्ण अधिकार यहाँ पे दर्शाया है। आ गया यहाँ तक? तो आइए हम बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। आज हम 3 पद पढ़ेंगे इस पहले पार्ट में। ठीक है, तीसरा पद क्या कह रहा है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें वर्णन किया हुआ है कि प्रसंग से ही समझ लेते हैं इसका क्या प्रसंग होगा। एक सखी द्वारा, कवि कहता है कि एक सखी का वर्षा ऋतु के सावन महीने में जो उसके भीतर की शरीर की जो दशा होती है ना, उसका वर्णन किया है। ठीक है, वर्षा ऋतु के किसमें? सावन मास में। किसमें? श्रावण मास में श्रावण मास में प्रकृति के दृश्यों का वर्णन किया है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से इसका वर्णन कर रही है। ठीक है, ये कवि ने प्रस्तुत किया है कि एक सखी क्या कर रही है, दूसरी सखी से इस वर्णन को बता रही है, और इस वर्णन के माध्यम से ही वो अपनी किसको, मन की दशा को बताने का प्रयास कर रही है। उसके भीतर क्या चल रहा है उसका वो वर्णन कर रही है। तो इससे पहले हम क्या इसका समझ लेते हैं कि साहित्यक किसमें, ब्रज भाषा में कैसे शब्दों का ध्वन्यात्मक, दामिनी, दमक, चमक, ऐसे घटा की जमक, ये सब इनका कैसा ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग। जब शब्दों में ऐसे बजने का, हालांकि कोई शब्दों से कोई आवाज आती है क्या, लेकिन नहीं, जैसे पायल का बजना, बादलों का ये गर्जना, ये तो ये इस प्रकार के शब्द कैसे होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। जैसे घंटी का बजाना, ऐसे, तो ये क्या है, ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, और रूपक अलंकार, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें वो अपने मन की दशा को, यानी उसका दूर है तो विरह में कर रही है, तो यहाँ पे उसका साथ में नहीं है तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, और क्या होगा इसमें, माधुर्य गुण, कौन सा है, माधुर्य गुण। शैली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, वर्णनात्मक शैली। अब हम कर लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या को समझने के क्या बोल रहा है, देखो, दामिनी दमक, कैसी दमक, दामिनी दमक। दामिनी का अर्थ होता है बिजली का चमकना, बादलों में चमकने वाली बिजली। तो बिजली की क्या है, यानी श्रावण मास में आने पर बादलों में क्या होने लगता है, बिजली चमकने लगती है। ठीक है, और ऐसा चमकने लगता है जैसे कोई इंद्र धनुष की चाप, सूर्य चाप यानी
इंद्रधनुष की आकाश में विभिन्न रंगों वाला क्या हो रहा है, इंद्रधनुष अपनी चमक को बिखेर रहा है। श्याम यानी काली, घटा की चमक अति घोर घनघोर है। जब श्रावण मास होता है तो श्रावण मास का आपको प्रकृति में कौन कौन से दृश्य दिखाई देते हैं, वो दृश्य एक सखी अपनी दूसरी सखी से अपने मन की पीड़ा को बताते हुए कह रही है कि श्रावण मास आने पर आकाश में बिजली चमकती हुई दिखाई देने लगती है और क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष की चमक दिखाई देने लगती है। श्याम घटा की चमक और काली घटा से बरसाती क्या अति घोर घनघोर हैं। घनघोर यानी बादलों की गर्जन भी हो रही है, घनघोर बादलों की गर्जन। घोर यानी भयंकर, ठीक है। मंद मंद बूंदों की, घटा की चमक, घटा यानी बूंदे, बारिश की बूंदों की चमक सुनाई देती है, सुन के देखना कभी, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मंद मंद बूंदों की झमझम, वो होना है सही, बूंदों की झमझम। अति घोर और बादलों की भयंकर, घोर यानी भयंकर गर्जन सुनाई दे रही है या हो रही है। कोकिला कलापी कल कूजत हैं जित तित, और कोकिला यानी कोयल और कलापी यानी मोर, कोयल और मोर क्या कर रहे हैं, कल कूजत हैं जित तित, जित यानी जहां तहां, जहां तहां। कोयल भी कूक रही है और मोर भी क्या कर रहे हैं, मंद और मधुर स्वर में, कल यानी मधुर स्वर में, मधुर स्वर में, कूजत यानी बोल रहे हैं, श्रावण मास में ही बोलते हैं। सीकरते शीतल समीर की जकोर ते, और वर्षा की बूंदों से, किससे, वर्षा की बूंदों से। सीकर यानी वर्षा की बूंदे या जल की बूंदे, वर्षा की बूंदे क्या कर रही है, ते शीतल, वर्षा की बूंदों से, शीतल यानी ठंडी हवा, शीतल समीर ठंडी हवा की क्या है, जकोर यानी झोंके आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। सेनापति, कवि सेनापति कहते हैं कि सखी कह रही है कि यह सखी आवन कहियो है मन भावन सु, यानी मन भावन सु यानी मेरे प्रिय ने, मेरे प्रिय ने, मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले मेरे प्रिय, कौन मन भावन, श्री कृष्ण ने। एक गोपी दूसरी सखी, वही वर्णन हुआ है यहाँ पे। तो मेरे प्रिय ने क्या किया है, कहियो यानी आने का संदेश दिया है। ये जो श्रावण मास का है ना, तो श्रावण मास का आने का मतलब क्या है कि मेरे प्रियतम ने आने का संदेश दिया है। कहियो है यानी संदेश देना, संदेश दिया है। तभी तो लाग्यो तरसावन वीर जुर जोर ते, तभी तो मेरा हृदय मुझे क्या कर रहा है, व्याकुल, लाग्यो करने लगा है, मुझे व्याकुल करने लगा है उनसे मिलने के लिए मेरा वियोगी हृदय। विरह जुर जोर ते, जुर जोर यानी वियोग रूपी ज्वर ने मुझे जकड़ लिया है, वियोग रूपी ज्वर यानी बुखार आ गया है, मेरे को उनसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, हे सखी देखो मिलन की इच्छा जगाने वाला कौन आया है कि मदन
का अर्थ है यहाँ पे कामदेव, और कामदेव का अर्थ लिया गया है यहाँ पे मिलन की इच्छा करना, मिलन की इच्छा। ठीक है, मिलन की इच्छा कराने वाला सरसावन, सरसावन यानी मिलन की इच्छा को उत्पन्न करने वाला। कौन है? श्रावण का महीना उत्पन्न करने वाला, श्रावण का महीना आयो सखी सावन मदन सरसावन। हे सखी, ये सावन तो अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा को उत्पन्न करने वाला है, और ये महीना अब आ गया है। लाग्यो है बरसावन सलील चहूं और ते, इसलिए ये क्या कर रहा है, चारों सावन का महीना आया है और ये बरसावन यानी बरस रहा है या बरसा रहा है, बरस रहा है। क्या? सलील यानी जल, कहाँ के चारों ओर जल बरस रहा है। आ गया यहाँ तक समझ में आपको? तो क्या है विशेष अपन जब समझेंगे तब कि इसमें ध्वन्यात्मक सौंदर्य से ब्रज भाषा में ध्वनि युक्त शब्दों के प्रयोग ने इसको कैसा बना दिया है, जीवंत या सजीव शैली के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। वर्षा का सुंदर दृश्य सामने साकार हो उठा है, जीवंत हो उठा है, और एक सखी के मनोभावों का वर्णन हुआ है, उसके वियोग श्रृंगार, किसकी? वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है, माधुर्य गुण की छटा, वर्णनात्मक शैली को अपनाया गया है, और क्या है? रूपक विरह जुर में, किसमें? विरह जुर में, वियोग रूपी ज्वर में कौन सा? रूपक अलंकार हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, जिसमें चौथा पद और प्रश्नोत्तर यानी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास पर चर्चा, उनके उत्तरों पर चर्चा हम दूसरे पार्ट में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उन दूसरों तक भी अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके, और दूसरों तक भी आप इसको पहुंचा के क्या कीजिए, कर भला तो हो भला के पद चिन्हों पर चलिए और दूसरों का भला कीजिए। साथ में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।